नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। छात्राओं, हम पढ़ रहे थे गुलजी गाथा कहानी। यह टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट ईयर से संबंधित था। इसका कुछ अंश हमने कल की वीडियो में देख लिया था। आज की वीडियो में इसी के आगे का भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गुलजी गाथा कहानी के आगे का भाग। जब गुलजी बोरा लेकर उसके घर जाता है तो वह उसे 3 रुपये देने चाहे, पर गुलजी ने उसकी ओर देखकर 2 रुपये लिए। वह सोचने लगा कितनी फूटरी फरी है, यानी कितनी सुंदर है ये। वह रुपये अपनी मोटी बंडी की जेब में डालकर धीरे धीरे चल पड़ा। गुलजी के पास धीरे धीरे 3000 रुपये इकट्ठे हो गए, क्योंकि वह काम करने लगा था और जो रुपये उसे मजदूरी के लिए मिलते वह माँ को दे देता। इस प्रकार से उसने 3000 रुपये इकट्ठे कर लिए। उसकी माँ ने कहा कि कुछ जेवर उसके पास हैं, अब वह उसके लिए छोरी ढूंढेगी, यानी वह लड़की ढूंढेगी उसके लिए। गुलजी ने शर्माकर कहा, माँ सोमनी ढूंढना, सोमनी मोमनी ढूंढना, यानी सुंदर सी लड़की मेरे लिए ढूंढना। गुलजी ब्याह के लिए कभी माँ पर दबाव डालता था, कभी विनती करता था, कभी झगड़ा कर बैठता था और कभी चापलूसी करता था। उसकी माँ उसके संबंध के लिए खूब भाग दौड़ करती थी, मगर गुलजी को संभालने वाली छोकरी नहीं मिली। उसकी इच्छा थी कि ऐसी लड़की हो जो इस भोले भाले सीधे साधे को संभाल ले। कोई लड़की खुद अध पागल होती थी और कोई गुलजी को देखते ही रोने लगती। एक लड़की ठीक ठाक थी, पर उसके माँ बाप ने 5000 रुपये नगद मांगे, जो गुलजी और उसकी माँ के पास नहीं थे। जब माँ ने उसके दोनों भाइयों को कहा तो वे भड़क उठे। उन्होंने माँ पर आरोप लगाया कि वह क्यों किसी लड़की की जिंदगी को तबाह करने में लगी हुई है। इस गेले पागल के पीछे कौन सुखी रहेगा। पर उसकी माँ ने प्रयास जारी रखे। गुलजी जब अब चिड़चिड़ा हो गया था, वह बात बात पर झगड़ने लगता था। ब्याह न होने का सारा दोष अपनी माँ पर लगा रहा था। वह अपने को भी सताने लगा। कभी रोटी नहीं खाता था। वह दर्द से भीतर से जलता रहता था। एक बार तो वह गणेश मंदिर में अपनी माँ से झगड़ा करते करते बच्चों की तरह रो पड़ा। कहने लगा, तेरे कारण मैंने हाड़ तोड़ मेहनत की, धूप ठंड की परवाह किए बिना कमाता रहा, पर तू सच्चे मन से मेरा ब्याह करना नहीं चाहती। उसकी माँ ने विश्वास दिलाने की गरज से कहा, देख गुलजी, ये धोती वाले बड़े गणेश जी हैं। मैं उनकी ओर अपना हाथ करके कहती हूँ, ये गणेश, हे गणेश भगवान, यदि मैंने इसके ब्याह के लिए सच्चे मन से जतन नहीं किया या प्रयास नहीं किया हो तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े। अरे तू मेरी कोख से पैदा हुआ, मेरे तीनों बेटे एक समान हैं। लड्डू की कोर में कौन खट्टा खाटा और कौन मीठा, यानी सभी लड़के हैं वो मेरे लिए एक समान हैं, एक जैसे हैं, यानी लड्डू के समान है। जिस प्रकार लड्डू को हम कहीं से भी खाएं तो वह मीठा ही नज़र आता है, उसी प्रकार से वह इसका उदाहरण देकर अपने बच्चों के प्रति प्रेम को प्रकट करती है गुलजी की माँ। उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा तू है ही भोला अनपढ़, तुझे सलीके भी तो नहीं आते। वह चीखा, इसमें मेरा क्या दोष है, तेरे इस गणेश भगवान ने मुझे ऐसा पैदा ही क्यों किया। माँ स्वयं अनपढ़ थी। इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। गुलजी बड़बड़ाता रहा। उस दिन हीरकी उसे बाजार में मिल गई। उसने कहा, गुलजी जरा यह सामान तो घर पहुँचा दे। वह हीरकी के साथ उसके घर आया। वहाँ भांग के नशे में धुत उसका पूरा पति बैठा था। हीरकी उसे देखते ही चौंक पड़ी, फिर संभल कर बोली, तू यहाँ क्यों आया है। तुझे घसीट कर ले जाने के लिए। तेरा मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। चल रही छिनाल, तूने मुझे थोड़े ही छोड़ा है, मैंने तुझे छोड़ा है, मैं वापस तुझे लेने आया हूँ। हीरकी ने गुस्से से कहा, मैं तेरे नरक में कभी भी नहीं चलने की, चुपचाप चला जा, वरना तू क्या कर लेगी। तुझसे अपने शरीर को कुटवाने वाली, तेरी लकड़ी से हाड़ तुड़वाने वाली हीरकी मर गई है, भला इसी में है कि तू चला जा। मालजादी देख। इस प्रकार से स्थानीय गाली गलौज पर उतर आता है। उसने लपक कर हीरकी का हाथ पकड़ा। हीरकी हाथ छुड़ाने के लिए तड़पड़ाने लगी। गुलजी का भीतरी हनुमान जाग गया। उसने हीरकी के पति को कागज के खिलौने की तरह उठाकर रेत के रास्ते पर फेंक दिया। चेतावनीपूर्ण स्वर में वह बोला, तू इसे अकेला मत समझना, जबरदस्ती करेगा तो चींटी जानकर मसल दूंगा, भाग जा। वह भागा तो नहीं, पर चला गया। गुलजी अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाने लगा। हीरकी ने नींबू की शिकंजी बनाकर गुलजी को दी। पी ले, सोरा हो जाएगा, यानी जी खुश हो जाएगा। गुलजी ने हीरकी के आकर्षक मुखड़े को देखा, फिर शिकंजी पीने लगा। हीरकी उसके सन्निकट बैठकर बोली, गुलजी शांति से बात सुने तो कुछ कहूँ। कहे, तू जरा भी गुस्सा नहीं करेगा ना।
तो वह कहता नहीं करूँगा। तेरी ब्याह करने की बड़ी इच्छा है न? है, फिर तू मुझसे ब्याह कर ले। तुझसे कैसे ब्याह कर लूँ? तेरा तो ब्याह हो चुका है, ब्याह होकर टूट भी तो चुका है। हिरकी ने उसके घुटने पर हाथ रखकर कहा, तू मुझे पक्का मर्द समझ लगता है, तू मेरे रूप जोबन की रक्षा कर सकता है, एक ब्याहता मेरी लुगाई कैसे बन सकती है? गुलजी कहता है, तू बना ले, मैं बन जाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरे सारे काम धंधे करूंगी, तू थका मादा आएगा तब तेरे पाँव दबाऊंगी, तेरे बच्चों की माँ बनूंगी और लुगाई इसके सिवा होती ही क्या है। मैं तेरे संग निर्भय होकर जीऊंगी, मुझे किसी का डर भय नहीं रहेगा। जैसे किसी ने गुलजी की सुई चुभो दी हो वैसे वह उठ खड़ा हुआ। तनिक नाराजगी से बोला, ऐसे ब्याह नहीं होता, मैंने हजारों ब्याह देखे हैं। आदमी के ब्याह में हाथ काम लेते हैं, फिर छींकी निकलती है, बारात होती है, फिर हतलवा जुड़वाता है और अपनी बींदनी के संग बाद में फेरे खाता है। जानती हो, बींदनी बींद से 7 वचन लेती है और बींद 1 वचन लेता है। नहीं हिरकी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हिरकी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, मेरी बात मान ले, जीवन में सातों सुख किसी को नहीं मिलते, हर इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। तू यहाँ रह जा, मैं तेरी बड़ी सेवा करूँगी। यह पाप है, बुराई है। और वह हिरकी के घर से हवा की तरह निकल गया। उस दिन उसने लोगों के नाम पत्तों के सवाल का जवाब दिया, पर बड़े बेमन से। 1-2 उत्तर उसने गलत भी दे दी। घर आया तो पता चला कि उसकी माँ को 10 उल्टियाँ हो रही हैं। सारे लोग उसकी देख रेख में लगे हैं। वह भी रात भर जागता रहा। सूर्य की पहली किरण से उगने के साथ उसकी माँ का देहांत हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पड़ोसन चंपा मासी ने उसे सांत्वना देकर कहा, बेटे तेरी माँ की तो मुक्ति हो गई, आज बैसाख की एकादशी है, एकादशी को पुण्यात्मा ही मरती है, बड़ी सुभागी थी तेरी माँ। गुलजी में माँ की मृत्यु से एक अजीब सा सन्नाटा सा भर गया। गुलजी की ब्याह की समस्त आशाएं टूट गई। वह हताश हो गया। घर उसे काटने लगा। घर में सदस्यों की बड़ी चहल पहल थी, पर गुलजी को लगता था कि वह अकेला है, निपट अकेला। थोड़ी बहुत मजूरी कर लेता है। शेष समय वह शहर में घूमता रहता था। नाम पत्तों का सिलसिला चलता रहता था। रात को थक कर चूर होकर सो जाता था। छोटे भाइयों को भव्य थाली परोस कर रख देती थी, वह खा लेता था। न कोई आत्मीयता, न ही कोई लाड कोड, पर उसके लिए दूसरा आसरा भी तो नहीं था। सब कुछ ही व्यर्थ लगने लगा। नाते रिश्ते अर्थहीन लगने लगे। रात को सोया सोया वह सोचता रहता था, उम्र ढल रही है, जुल्फों के बाल सफ़ेद होने लगे थे। अधूरापन कचोटता था उसे। खालीपन और ऊब से वह उद्विग्न हो जाता था। एक दिन वह गेहूं की बोरी लेकर बद्रीदास डागा की हवेली की सीढ़ियों चढ़ रहा था कि उसका दायां पांव उचक गया। वह घबरा गया। बोरी धड़ाम से गिर गई। गनीमत यह हुई कि बोरी गिरते ही वह वहीं रह गई, और लेकिन गुलजी का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। वह सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। सेठ बद्रीदास ने उसे अस्पताल भर्ती करा के उसके घर वालों को खबर करवाई। घर वाले आए। गुलजी की आंख के नीचे एक घाव था और बाएं पांव की जांघ की हड्डी टूट गई थी। सेठ के मुनीम ने उसकी दवाओं की व्यवस्था कर दी, क्योंकि सेठ बद्रीदास ने ही गुलजी के 5,000 रुपये और माँ के जेवर रखे हुए थे उसकी शादी के लिए। अब गुलजी के घरवाले उससे रुपए मांगने लगे। आते और कहते कि रुपए दो, और गुलजी ने कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मुझे मर जाने दो, मेरी कोई सेवा मत करो, जाओ। वह चीख पड़ता था। घर वालों की उपेक्षा बढ़ती गई। सेठ कुंदनमल ने हिरकी को सूचना दी कि गुलजी के पाँव की हड्डी टूट गई है। वह अस्पताल पहुंची। गुलजी की दुर्दशा देखकर उसकी आंखें भर आई। उल्हाना देते हुए बोली, मुझे खबर तो कर देता, पर क्यों खबर करता? मैं तेरी क्या लगती हूँ? कौन हूँ मैं तेरी? लेकिन तू मेरा रखवाला है। उस दिन के बाद उस निगोड़े मेरे पति ने मेरे घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। तू राजी है न? हाँ। देख हिरकी, तू मुझे यहाँ से अपने घर पहुँचा देना। मेरे घर वालों को मुझसे प्रेम नहीं है, पर घर तो घर होता है। जैसा तू कहेगा वैसा कर दूंगी। मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, घर वाले ध्यान नहीं देते। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए खाना बना लाऊंगी। हिरकी उसकी सेवा में जुट गई। गुलजी के घर वाले उसे बदनाम करने लगे, गंदे आरोप लगाने लगे, लेकिन हिरकी ने उनकी कोई परवाह नहीं की। गुलजी ने उसका ऐसा लगाव हो गया कि जिसकी कोई परिभाषा नहीं थी, कोई नाम नहीं था, एक अंतरंग जुड़ाव था। गुलजी गाथा ने नया मोड़ ले लिया। घर वालों की अपेक्षाओं और उल्हानों से गुलजी तंग हो गया। वह अपने घर की जगह हिरकी के घर चला गया। हिरकी उसकी सेवा में लग गई, लेकिन गुलजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। एक दिन गुलजी ने हिरकी को भेजकर सेठ बद्रीदास के मुनीम रतनलाल व्यास को बुलाया। रतनलाल ने आते ही गुलजी से पूछा, मेरी शादी कब हुई थी गुलजी?
संवत 1992 में। बिल्कुल ठीक। मुनीम बोरी पर बैठते हुए बोला, कैसे याद किया? मुनीम जी, जीवन का कोई भरोसा नहीं, घर वाले तो एकदम पराये हो गए हैं, सोच बैठे बला टली, लेकिन हिरकी ने मेरी खूब सेवा की, यदि यह नहीं होती तो यह शरीर सड़ जाता। उसने एक पल रुककर कहा, मुनीम जी, मेरे 5,000 रुपये नकद जमा है और करीब 15-20 तोला सोना है। आप जेवर बेचकर मेरे सारे रुपए गद्दी में जमा कर लीजिए। हिरकी के नाम का एक पुर्जा बनवा दीजिए, इसे हर माह ब्याज दे दीजिए। मुनीम गंभीर हो गया, पूछ बैठा, यदि तू रीस न करे तो कुछ कहूँ? कहिए मुनीम जी, अत्यंत शांति से बोला वह। यह तेरी क्या लगती है कि तू अपने कुटुंबजनों को छोड़कर सब कुछ इसे दे रहा है? मुनीम ने हिरकी की ओर देखा। हिरकी निस्पंद थी, उसकी आकृति पर कई अर्थ तैर रहे थे। गुलजी ने एक पल के लिए आंखें मूंदी, फिर कहा, मुनीम जी, मैं अनपढ़, गंवार और मूर्ख बेसी तो नहीं समझता, पर यह कुछ लगती जरूर है। माँ, बहन, मासी, बुआ कुछ जरूर लगती है, जिसको मेरी मोटी बुद्धि नहीं समझती। इसके रिश्ते में कुछ नाम वाम नहीं दे सकता, जो बिना गरज के दूसरे की सेवा करती है, उसे आप क्या कहेंगे? यह मेरी बींदनी नहीं है, केवल लुगाई जात है, मेरा इससे अधर्म का रिश्ता नहीं है। यह लुगाई जब सुबह मेरा मुँह धोती है, मेरे बाल संवारती है, मेरे अंग अंग को संवारती है, तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। मुनि जी, आप दया करके इसे कुलच्छनी, पापिन और नीच मत जानिए। आपको मैंने जो कहा है वह आप करवा दीजिए। करवा दूंगा राम। मुनिम चला गया। हिरकी गुलजी के सीने पर अपना सिर रखकर सुबक सुबक कर रोने लगी। गुलजी गाथा का चरमोत्कर्ष सामान्य ही रहा। गुलजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। उसकी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से मरने लगी थी, पर हिरकी की दमित इच्छाएं कई बार सीमाहीन होकर कुछ करना चाहती थी, पर गुलजी उसे मना कर देता था। ऐसा न करो हिरकी, मेरे भाग्य में लुगाई का सुख नहीं है। यदि होता तो मेरे भी बींदनी होती, बाल बच्चे होते। हिरकी, तू अगले जन्म को मानती है? कथाओं में अगले जन्म की चर्चा होती है, मैं उसे मानती हूँ। फिर अगले जन्म में हम ब्याह करेंगे। हिरकी गुलजी पर विजय नहीं पास की। पूरे 5 वर्षों तक उसके साथ नामहीन संबंधों को निभाती हुई वह उसकी सब कुछ बनी रही, सिवाय पत्नी के। जब गुलजी की मृत्यु हुई तब उसने भी उसके सारे रुपयों को उसके दाह संस्कार, मृत्यु भोज, गरुड़ पुराण और उसके पीछे साल भर उसके गुरु को रोटी खिलाकर समाप्त कर दिया। मरने के पूर्व उसने एक फ़ोटो खिंचवा लिया था गुलजी का। सुबह शाम उसे देखती और 2 बूंद आंसू ढुलकाकर अंततः अनंत आकाश की ओर देखती। अनंत शून्यता भी उसके भीतर है। अब वह प्राय मृत्यु के बारे में सोचती रहती है। कदाचित अगले जन्म में उसे गुलजी गाथा की वह नायिका जी रही है अब भी। इस प्रकार से यह कहानी आज इस वीडियो में या इस क्लास में समाप्त होती है। आशा करती हूँ छात्राओं को ये बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।